नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। बिहार के जमुई में रैली के बाद पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के कूच बिहार के दौरे पर रहे। दोनों जगह पश्चिम बंगाल में और बिहार में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने अपने विरोधियों पर जमकर हमला बोला। बिहार में पीएम मोदी जंगलराज की याद दिलाते हुए दिखाई दिए और विरोधियों को नाने पर लिया। साथ ही पीएम मोदी ने अपने सरकार में किए गए काम को भी गिनाया। पीएम मोदी ने कहा कि 10 साल में जो विकास हुआ है वह सिर्फ ट्रेलर है। अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। अभी तो हमें देश को, पश्चिम बंगाल को बहुत आगे ले जाना है। मेरे विरोधी कहते हैं कि मोदी का परिवार नहीं है। मेरे लिए मेरा भारत मेरा परिवार है। कान खोल करके सुन ले, ये मोदी नहीं आया, 140 करोड़ देशवासियों का भ्रष्टाचारियों के प्रति गुस्सा निकल करके आया है। और इसलिए ये मोदी के खिलाफ अनाप शनाप पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। साथियों, मैं कहता हूं, भ्रष्टाचार हटाओ। मोदी कहता है भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? इस देश से भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हर स्तर पर से भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जिन्होंने लूटा है उन्होंने लौटाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? 10 বছরে যা হলো 10 বছরে যা হলো ওটা ট্রেলার ছিল। अभी तो मुझे बहुत करना है। अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है। अभी तो हमें पश्चिम बंगाल को बहुत आगे ले जाना है। मेरे विरोधी कहते हैं मोदी का कोई परिवार नहीं है। अरे मोदी के लिए तो मेरा भारत मेरा परिवार है। मेरा भारत मेरा परिवार है। आप मुझे बताइए, आप भी मेरा परिवार है कि नहीं है? आप भी मेरा परिवार है कि नहीं है? आमार भारत आमार परिवार। वहीं पूर्णिया लोकसभा से निर्दलीय नामांकन दाखिल करने के बाद पप्पू यादव ने कहा कि उन्हें कांग्रेस का पूरा समर्थन हासिल है, फिर भी उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों ने हमारी राजनीतिक हत्या करने की साजिश की है। हमेशा से पूर्णिया की जनता ने पप्पू यादव को जात पात से ऊपर रखा है। यहाँ की जनता की एक ही आवाज है, पप्पू और पूर्णिया। मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करूंगा। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव पूर्णिया का प्रतीक है। आज पहली बार न कोई संगठन है, न धर्म, न जाति, बस इंसानियत है। मैंने कोई गलती नहीं की है, कोई अपराध नहीं किया है। मैं हर मुसीबत में सबके साथ खड़ा रहा हूं और जो जीवन बचा है उसमें भ्रष्टाचार से लड़ने और सीमांचल और पूर्णिया के विकास के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। वहीं विश्व कश्मीरी समाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कश्मीरी पंडित से जुड़े महत्वपूर्ण समस्याओं और मुद्दों को सामने रखा। विकेस के संयोजक किरण वाटल ने सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार कश्मीरी पंडित के सभी मुद्दों का समस्याओं का समाधान करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार को कश्मीरी पंडित के नरसंहार की जांच को लेकर एक समिति का गठन करना चाहिए और हत्यारों को कड़ी सजा देनी चाहिए। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भी सात लगभग बीत चुकी है। सभी दल ज्यादातर सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं, लेकिन ऐसी कुछ सीटों को लेकर अभी भी सांसें थमी हुई है, जिनसे दलों की साख जुड़ी हुई है।
इनमें रायबरेली और अमेठी को लेकर हर कोई कांग्रेस की ओर टकटकी लगाए बैठा है, तो नजर असमंजस में फंसे अखिलेश यादव पर भी है। रिपोर्ट देखिए। मिशन 2024 में जुटी भारतीय जनता पार्टी के यूपी कोटे में आए 11 मंत्रियों की साख जहां इस चुनाव में दांव पर है, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के 2 मंत्रियों को अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए जूझना पड़ेगा। विपक्ष भी इन मंत्रियों की सीट पर अपनी बिसात बिछाने में जुटा हुआ है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन से मंत्री अपनी साख बचाकर दोबारा संसद में पहुंचते हैं और किसी हार का सामना करना पड़ता है। भाजपा ने गाजियाबाद से सांसद रहे मंत्री रिटायर्ड जनरल बीके सिंह का टिकट काटकर पूर्व मंत्री अतुल गर्ग को दिया है। लखनऊ से केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 बार से सांसद बनकर केंद्र में मंत्री हैं। उनके सामने गठबंधन से सपा प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा हैं। राजनाथ सिंह 2 बार से लखनऊ में भारी मतों से जीत रहे हैं। ऐसे में पुराने जुझारू कार्यकर्ता और लखनऊ मध्य से विधायक रविदास को उतारकर विपक्ष ने चुनौती देने का प्रयास किया है। यूपी में सबसे ज्यादा उत्सुकता केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री रही स्मृति ईरानी की अमेठी सीट को लेकर बनी हुई है। कांग्रेस यहां अभी तक कोई प्रत्याशी ही तय नहीं कर सकी है। चर्चाएं हैं कि गांधी परिवार से ही यहां प्रत्याशी आ सकता है। ऐसा हुआ तो ये रोचक मुकाबला होगा। पिछली बार स्मृति ईरानी ने करीब 50,000 वोटों के अंतर से राहुल गांधी को मात दी थी। कैबिनेट मंत्री महेंद्र नाथ पांडे भी तीसरी बार चंदौली से मैदान में हैं। साल 2019 में उनका सपा बसपा के संयुक्त प्रत्याशी संजय सिंह चौहान से मुकाबला हुआ था। महेंद्र नाथ पांडे को वर्ष 2014 की तुलना में 4.5% ज्यादा वोट मिले थे और वो विजयी हुए। वहीं सभी पार्टियां लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। इस बीच चुनाव से पहले कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे हैं। बिलासपुर कांग्रेस के पूर्व महिला अध्यक्ष वानी राव और फिल्मी लोक कलाकारों सहित 500 लोगों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। मौके पर बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण सिंह चंदेल, महामंत्री संजय श्रीवास्तव भी उपस्थित रहे। तो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं की कतार लंबी होती जा रही है और लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे हैं और बिलासपुर में 500 लोगों ने बीजेपी का दामन थामा। इस दौरान कांग्रेस छोड़ वानी राव बीजेपी में शामिल हो गई हैं। साथ ही कांग्रेस की पूर्व महिला अध्यक्ष थी वानी राव। यह जानकारी आपको दे दे तो एक के बाद एक लगातार कांग्रेस को झटके लगते हुए नजर आ रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि एक के बाद एक कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी की तरफ रुख करते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस के सभी नेता और कार्यकर्ता। वहीं गाजियाबाद लोकसभा सीट पर बीएसपी प्रत्याशी नंदकिशोर पुंडीर ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। नंदकिशोर मूल रूप से मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं और 20 साल से भारतीय जनता पार्टी में थे। इनके पहले बीएसपी ने मुरादाबाद के कारोबारी अंशय कालरा उर्फ रॉकी को गाजियाबाद से प्रत्याशी बनाया था, लेकिन नामांकन से ठीक पहले अंशय कालरा का टिकट काटकर नंदकिशोर पुंडीर को टिकट दे दिया। नामांकन के बाद हमारे संवाददाता ने नंदकिशोर पुंडीर से बातचीत की है, सुनिए। गाजियाबाद लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी नंदकिशोर पुंडीर जी ने आज अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। 2 दिन पहले इन्होंने पर्चा खरीदा था और आज इन्होंने जो है तिथि समाप्त होने से 1 दिन पहले आज अपना इन्होंने नामांकन किया है। सीधे पुंडीर जी से जुड़ते हैं। स्वागत है आपका टीवी 27 पर। क्या इस बार जो चुनाव आप लड़ रहे हैं, पहली बार आप लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं? जी, लोकसभा चुनाव पहली बार लड़ रहा हूँ और गाजियाबाद की जनता की सेवा करने के लिए आया हूँ।
क्योंकि यहाँ पर जो लगातार एक सत्ता की सरकार रही है, सांसद बने हैं, किसी ने यहाँ विकास कार्य नहीं किए हैं और विकास कार्य क्या बोले कि कुछ किया ही नहीं। बहुत सारे मुद्दे हैं यहाँ पे। गाजियाबाद से किस तरह से कनेक्शन है आपका? गाजियाबाद में लंबे समय से रह रहे हैं, काम भी किया है, ससुराल भी है, सब कुछ हमारा ही है। लेकिन आप बसपा में कभी पहले ज़्यादा दिखाई नहीं दिए। मैं दिसंबर में बसपा में आया हूँ। उसके पहले के बारे में बताएं, उसके पहले की राजनीति में। भाजपा में काम किया था लगभग 20 साल। तो भाजपा से आप बसपा में क्यों आना पड़ा आपको? देखो, हर चीज़ का अपना शौक़ होता है। मुझे पढ़ते टाइम से शौक़ है राजनीति करने का। छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा था और वहाँ हमारी उम्मीदें पूरी नहीं हो रही थी। यहाँ बहन जी ने हमें आशीर्वाद दे दिया, हमें हमारी उम्मीद पूरी होगी। तो हम हमेशा से चुनाव लड़ना चाहते थे, हर में मौका बहन जी के यहाँ मिल गया हो। यानी वहाँ से टिकट न मिल पाने की वजह से आप यहाँ पर बीएसपी में आए। हाँ, आप समझ सकते हो। क्या प्राथमिकता रहेंगी गाजियाबाद के लिए? गाजियाबाद के लिए जो मुद्दों की तो बहुत कमी नहीं है, भरमार है काम करने की। यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया था, NCR के एरिया प्रदूषण की बहुत बड़ी समस्या है और जब भी बरसात के मौसम में सीवरेज चौकिंग की समस्याएं हैं, गाड़ियाँ डूब जाती है पानी में, इतनी बड़ी समस्याएं हैं। तो ये सब समस्या पे काम होगा। महंगाई है, बेरोजगारी है, सभी चरम सीमा पर, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, सभी को दूर किया जाए। आपने 20 साल बीजेपी की राजनीति की है, अब बीजेपी के खिलाफ अब बसपा में आ गए हैं, तो कितना मुश्किल है ये आपके लिए? समय के अनुसार परिवर्तन होते हैं और उस परिवर्तन में हम भी शामिल हैं, क्योंकि प्रकृति का नियम भी है। आज गाजियाबाद की जनता परिवर्तन चाहती है, हम उसके लिए तैयार हैं और उसी के लिए काम करेंगे। बसपा ने अपना जो चुनावी अभियान बहुत लेट शुरू किया है, बल्कि यूँ कहें कि अभी शुरू ही नहीं किया है। ऐसी सूरत में आपको कमज़ोर नहीं दिखती बसपा? नहीं, कमज़ोर नहीं है। हमारे साथ मेरा समाज है, राजपूत समाज है, 36 बिरादरी, मुसलमान भाई, सैनी भाई, ब्राह्मण भाई, त्यागी भाई, दलित समाज, अति पिछड़ा, सब मेरे लेकिन साथ। बसपा सुप्रीमो तो बड़ी शांत बैठी हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा सोचना लोगों को गलत है। हर लोकसभा में रैली होगी। हमारी अभी किस तारीख की रैली है? नहीं, बीजेपी ने तो अपना अभियान शुरू कर दिया। देखिए, राजनाथ सिंह आज आ गए, उनकी तरफ से मोदी जी आ रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं और नड्डा जी भी जो है आ रहे हैं। लेकिन अभी तक बीएसपी का कोई कार्यक्रम इस तरह का कोई फाइनल नहीं हुआ, तो कैसे मजबूती मिलेगी, कैसे मजबूत चुनाव लड़ेंगे? 7 तारीख को आ रहे हैं। ऐसा जी, 7 तारीख में आके सानंद जी आ रहे हैं, 21 तारीख में बहन जी आ रही है। तो ऐसा सोचना आपका बहुत गलत है। एकदम मजबूत होकर चुनाव लड़ेंगे, बहुत अच्छा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि बीएसपी अभी तक चुनाव के इस फ्रेम में और पार्टियों के मुकाबले शांत दिख रही है, लेकिन इनका कहना है कि ये शांति टूटेगी और जल्दी चुनाव में नया जोश आएगा। मायावती और जो दूसरे बड़े नेता हैं वो लोग भी आएंगे और इनके पक्ष में वोट मांगेंगे। नंदकिशोर पुंडरीक जी 20 साल तक भारतीय जनता पार्टी में रहने के बाद अब इन्होंने बसपा से टिकट लिया और बसपा से गाजियाबाद लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर जनता के बीच हैं। काशिफ के साथ बदियू जमा, TV 27 गाजियाबाद। वहीं राजनांदगांव लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी संतोष पांडे ने अपना नामांकन दर्ज किया। संतोष पांडे के नामांकन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रदेश अध्यक्ष किरण देव और पूर्व सांसद मधुसूदन यादव भी शामिल हुए। वहीं विश्व प्रसिद्ध सरोवर नगर नैनीताल में पर्यटन सीजन शुरू हो चुका है। पर्यटकों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में पुलिस ने भी पर्यटकों को परेशानी ना हो, इसके लिए यातायात की सुचारू व्यवस्था किए जाने को लेकर हल्द्वानी से नैनीताल तक सभी थाना चौकियों और यातायात पुलिस को विशेष एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीना ने कहा कि पिछले 15 दिनों में देखा गया है कि लगातार बाहर से आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, जिससे पर्यटकों की सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए पर्याप्त पुलिस फोर्स तैनात की गई है। उन्होंने कहा कि टूरिस्ट स्पॉट पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई है। साथ ही ट्रैफिक पुलिस और सीपीयू पुलिस को भी लगाया गया है, जो ट्रैफिक नियंत्रण करने में लगे हुए हैं। तो नैनीताल की खबर है, जहां पर्यटकों के आने की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है और इसको लेकर एसएसपी और जिला प्रशासन ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। ये तस्वीरें देखिए आप, नैनीताल की है, जहां सीजन शुरू होने के बाद बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर ट्रैफिक पुलिस ने यातायात को लेकर लगातार कड़े निर्देश जारी किए हैं। साथ ही एसएसपी ने भी जिला प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस, सीपीयू पुलिस को तैनात किया है। तो
तो नैनीताल की एक खबर है जहां भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं और इसको लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। नैनीताल आने वाले पर्यटक अब परेशानी से मुक्त होंगे, इसको लेकर जिला प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस ने व्यवस्था की है। शुरू हो गया है पिछले 2 वीक से लगभग अच्छा खासा टूरिस्ट फ्लो में देखा है और चुनाव भी चल रहा है, तो सबसे पहले तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो चेकिंग फ्रेस जहाँ पे भी हो रही है वहाँ टूरिस्ट को ज़्यादा असुविधा नहीं हो, इसके लिए हमने निर्देश दिए गए हैं। साथ ही एक्स्ट्रा जो फोर्स है उसकी तैनाती भी हमने टूरिस्ट स्पॉट पे की है और जो हमारे सीपीओ की और ट्रैफिक की जो टीम है वो भी इसमें लगी हुई है। जल्दी हम जो है जैसे ही चुनाव संपादित होते हैं उसके बाद में जो है और भी जो है फोर्स है उसको हम टूरिस्ट। वहीं मथुरा में फौजी की हत्या से आक्रोशित भीड़ ने हाईवे जाम कर दिया। लोगों को समझाने और हाईवे खाली कराने सूचना पर पहुंचे पुलिस के पसीने छूट गए। बता दें कि जैत में ट्रेन के आगे धक्का देकर फौजी की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी न करने को लेकर ग्रामीणों ने हाईवे जाम कर दिया। 3 घंटे हाईवे जाम रहा। जाम खुलवाने को लेकर पुलिस प्रशासन और अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। ग्रामीण हत्यारोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हाईवे जाम पर अड़े रहे। इस दौरान कई किलोमीटर दोनों हाईवे पर जाम लग गया। आला अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने 12 से 24 घंटे के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी के आश्वासन पर जाम खुलवाया। उत्तर प्रदेश की मध्य प्रदेश के साथ एक लंबी सीमा है और ये एक इलेक्शन के जो लोकसभा के हमारे सामान्य निर्वाचन होना है उसमें आपसी समन्वय, सूचनाओं के आदान प्रदान, त्वरित कार्रवाई, इंटेलिजेंस शेयरिंग, इस सब के ऊपर आज बहुत ही विस्तार से यहाँ पर चर्चा हुई, रणनीति बनी और जो पूर्व में भी इससे पूर्व में भी जो मीटिंग्स हुई थी उन मीटिंग्स में जो कार्रवाई हुई है उसकी भी वहीं मुजफ्फरनगर में पुलिस कप्तान के नाम पर एक शख्स के पैसे मांगने का वीडियो सामने आया। ये व्यक्ति ओवरलोड खनन ट्रक को चलाने के नाम से एसएसपी के नाम से 25,000 रुपए की मांग कर रहा है। वहीं एसएसपी के नाम पर पैसे मांगते हुए युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि सहारनपुर से देर रात जिले में ओवरलोड खनन के ट्रकों की बॉर्डर पर एंट्री होती है और उसी दौरान का यह पूरा वाक्य आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां ओवरलोड खनन के ट्रकों की एंट्री कराने को लेकर एसएसपी के नाम पर पैसे मांगते हुए युवक को आप देख सकते हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं अगली खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां हाईकोर्ट ने अपने अहम फैसले में एनसीपी नेता राम अवतार जग्गी मर्डर केस के 27 दोषियों की अपील को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद वर्मा की डिवीजन बेंच ने आजीवन कारावास की सजा को अब भी बरकरार रखा है। बता दें कि डिवीजन बेंच ने जग्गी हत्याकांड के दोषियों की अपील पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था, जिस पर आज आदेश जारी किया गया है। उम्र कैद की सजा पाने वालों में 2 तत्कालीन सीएसपी और 1 तत्कालीन थाना प्रभारी के अलावा रायपुर मेयर एजाज ढेबर के भाई याहया ढेबर और शूटर चिमन सिंह शामिल हैं। वहीं रायसन के खेत में आग लगने से गेहूं की फसल जलकर पूरी तरह राख हो गई। वार्ड 17 हाउसिंग बोर्ड के पीछे नीलम राठौर और राजा मियां के खेत में अचानक भीषण आग लग गई। दोनों किसानों की लगभग 5 एकड़ खेत में खड़ी फसल पूरी तरह से जल गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग में दोनों किसानों की लाखों का नुकसान पहुंचा। राजा मियां के खेत में खुद की डीपी रखी हुई थी। इस डीपी से नीलम राठौर की भी लगभग 2.25 एकड़ में खड़ी गेहूं की फसल भी खाक हो गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन तब तक पूरी फसल जलकर राख हो गई। ये आपके खेत में आग कैसे लगी? डीपी द्वारा लगी हुई है। तो डीपी द्वारा कैसे लगी? कनेक्शन तो कटे हुए हैं ना? कनेक्शन है, चालू है डीपी अभी भी। डीपी जली हुई है। वो जिनके खेत में बगीचा लगा हुआ है, सुबह हमको मालूम चला हमारा खेत जल चुका है। सुबह हमको फोन लगाया गया। किसके खेत में बगीचा लगा है? पवन भैया के खेत में लगा हुआ है बगीचा। ठीक है, बिन्ना हमें बताया है सुबह 6 बजे। तो आपने पवन को मना नहीं किया था साहब डोरी मत डालो आग लग सकती है? कही था हमने, तो इसके बाद भी उसने ट्यूबवेल अभी भी चल दिया हुआ। मेरे पास वीडियो है उसकी, मैं बना के लेके आया हूँ। वहीं अपने ही बयान पर चरणदास महंत के खेद व्यक्त करने को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि सभी लोगों ने उनके बयान को स्पष्ट रूप से देखा है। महंत चरणदास जिस तरह से पलटे हैं उससे वह ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि वह मानने योग्य हैं। उन्हें अपना वीडियो फिर से देखना चाहिए।
और उसके बाद निर्णय करे। छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान छत्तीसगढ़ की संस्कृति और सभ्यता का अपमान है। वे अब जनता का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, जनता उनसे दूर जा चुकी है। उन्होंने अपने बयान में जिस भाषा का प्रयोग किया वो बिल्कुल भी वाजिब नहीं है, ठीक नहीं है। बयान को बहुत स्पष्ट रूप से देखा है और उस बयान को देखने के बाद आपको क्या चरणदास महंत जी का बयान जो अभी पलटे हैं, वो जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, वो मानने योग्य है? आप देख लें उनका बयान, वीडियो देख लें और उसके खजुराहो लोकसभा सीट पर शक्ति प्रदर्शन करते हुए बीजेपी के प्रत्याशी विष्णु दत्त शर्मा ने नामांकन भरा। वहीं इंडिया गठबंधन प्रत्याशी मीरादीप नारायण यादव ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद मीरादीप नारायण यादव ने कहा कि आने वाला समय बताएगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। हालांकि हम राम के मानने वाले अनुयायी हैं और जो कुछ होगा सब अच्छे के लिए होगा। पन्ना जिले में कोई बड़ा उद्योग नहीं है। हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि लोगों के लिए उद्योग लगाए और उन्हें रोजगार मुहैया कराने वाले साधनों का विकास करेंगे। मैं प्रयास करूंगी और हम जो हमारा इंडिया गठबंधन हुआ है कांग्रेस से, उन सभी का सपोर्ट है और मैं कामयाब होंगी। ये सब आशीर्वाद है। मूल मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव लड़ने के? किस विषय को लेकर जनता के बीच में रहेंगे? मूल मुद्दे यही रहेंगे कि यहाँ विकास नहीं हुआ है, तो बेरोजगारी है, बेरोजगार है, कोई काम नहीं है। तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं यहाँ पर कोई बड़ा उद्योग लगाऊंगी और बेरोजगारों को। राज्य के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि राजनांदगांव की जनता काफी समझदार है। कांग्रेस अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने चरणदास महंत पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि राजनांदगांव की जनता इस तरह की कुटिल राजनीति में नहीं फंसेगी। राजनांदगांव के लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ अडिग होकर खड़े हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राजनांदगांव के वासी विपक्ष के सभी हथकंडों को दरकिनार करते हुए नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का योगदान खुलकर करेंगे। नरेंद्र मोदी राजनांदगांव में अराजकता फैलाने का प्रयास हो रहा है, पर राजनांदगांव की जनता, राजनांदगांव जो हमारी संस्कार धानी है, राजनांदगांव के लोग बहुत समझदार हैं। इस तरह की कुटिल राजनीति में नहीं फंसेंगे। राजनांदगांव के लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ अडिग होकर खड़े हैं और राजनांदगांव में सब हथकंडों को दरकिनार करते हुए कमल का बटन दबाकर नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए योगदान। श्योपुर जिलों में अवैध खनन एक तरह से बेलगाम सा हो गया। आए दिन सड़कों पर फर्राटे भरते रेत, मिट्टी और पत्थरों से लदे ट्रैक्टरों से आए दिन घटनाएं हो रही है। इस कारण लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। जिले के ज्यादातर थाना क्षेत्रों में अवैध खनन का काम जोरों पर चल रहा है। श्योपुर जिले का देहात सिटी, कोतवाली, बड़ौदा, मानपुर, ढोडर और जिले के अन्य थाना क्षेत्रों में धड़ल्ले से अवैध कारोबार चल रहा है। श्योपुर पुलिस कप्तान इस अवैध कारोबार पर लगाम लगाने के लिए बड़ा एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। उन्होंने अवैध खनन माफियाओं को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनकी जानकारी जुटाई जा रही है। जिन रास्तों से अवैध परिवहन हो रहा है उसकी जानकारी भी जुटाई जा रही है। श्योपुर पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद ने अवैध खनन माफिया और उसमें संलिप्त लोगों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि प्रशासन उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने को तैयार है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि मोदी की गारंटी क्या होती है और कैसे होती है, अगर उन्हें यह जानना है तो वे छत्तीसगढ़ वासियों से आकर पूछ लें। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार ने 100 दिन के अंदर मोदी की गारंटी को पूरा किया। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस जमीनी हकीकत से बहुत दूर है और कुछ भी बोलने की उनकी आदत हो गई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। पीएम की सभा 8 अप्रैल को बस्तर के भानपुरी ब्लॉक के आमावाला में होनी है। इससे पहले मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट पर नितिन नवीन ने कहा कि पीएम के दौरे को लेकर आम जनता और बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। उन्होंने चरणदास महंत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस में अमर्यादित बयान देने की परंपरा है।
कांग्रेस को तो जनता ही जवाब देगी। उन्होंने कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो मोदी के परिवार पर लाठी चलाकर दिखाएं। पहला चुनावी दौरा छत्तीसगढ़ का है और 8 अप्रैल को भानपुरी में उनकी सभा होने जा रही है और हमको लगता है कि छत्तीसगढ़ में जो वातावरण बना है चुनाव का, जिस प्रकार से हमारे सभी कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी से चुनाव के मिशन को में जीत के मिशन के साथ लग गए हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज।